प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को बताएं, हम क्लास 10th के जो चैप्टर है फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इसको पढ़ाते हुए मैंने आपको बता दिया था कि परिवर्तन, कोई भी अभिक्रिया अगर होती है तो उसके लिए परिवर्तन कितना आवश्यक है, और परिवर्तन के कारण ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। आज हम परिवर्तन के बाद में अध्ययन करेंगे, और ये मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताया था। पूरी चर्चा हमने की थी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। इसमें जो मेनली याद करने वाली कुछ चीज़ें क्या हैं कि एक तो ऊर्जा का परिवर्तन इसमें बहुत कम होता है फिजिकल चेंज के अंदर, और केमिकल चेंज के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन बहुत अधिक होता है। ठीक है, दूसरा इसमें भौतिक गुण बदलते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है उसमें। लेकिन रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो उसमें रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो चेंज होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, इन्हें हम फिर से इनिशियल जो स्टेज है वो इसकी प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रारंभिक पदार्थ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, अगर केमिकल चेंज की बात करें, तो ये परमानेंट चेंज होते हैं और इसे हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, हम फिर से नहीं पहला वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते। तो मैंने उसके लिए आपको उदाहरण भी दिया था कि जैसे मान लीजिए हमारी माताजी जो हैं वो दूध वगैरह में दही का इस्तेमाल करती हैं दही बनाने के लिए। अगर दूध से एक बार दही बन जाएगा तो फिर हम दही से फिर से दूध नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो केमिकल चेंज जो है वो होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या बोला गया है। तो ये मैंने आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में बताया था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये चर्चा इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि मैंने आपको कल बताया था क्या कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जो रासायनिक हमने परिवर्तनों के बारे में जो हमने चर्चा की, जो हमने पढ़ा, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उसी के कारण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो तरीके के परिवर्तन हमने पढ़े थे, और हमने जो रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था उसी के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऐसा हमें जानने के लिए मिला। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी अगर जलती है तो लकड़ी और ऑक्सीजन, ठीक है, लकड़ी और ऑक्सीजन आपस में जब जल रहे हैं, लकड़ी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, तो वो क्या बनाएगी, राख बनाएगी, धुआं बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं वो बनाएंगी। अगर हम यहाँ देखें जंग लगना, तो जंग लगना भी एक कैसा प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रम है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें कोई भी लोहे की कील है वो ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में अगर हम उसे छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और ये भूरे कलर की होती है। तो ये भी एक कैसा प्रोसेस है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रोसेस है। ठीक है ना। अब यहाँ देखें हम दूध का दही बनना। अगर दूध को देखें, दूध से अगर दही बनना है तो ये भी एक कैसा प्रोसेस है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अब देखिए अभिकारक और उत्पाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभिकारक कौन से पदार्थ होते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो क्रिया करते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, जो क्रिया करके नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A+B, ठीक है, उत्पाद बनाते हैं क्या, C+D, मतलब A और B मिलकर C और D उत्पाद को बनाते हैं। तो यहाँ पे A और B जो होंगे वो क्या होंगे, A और B जो है वो अभिकारक होंगे, और C और D अगर उत्पाद बनना है तो C और D क्या होंगे, उत्पाद होंगे। ठीक है, तो अर्थात अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। जो अभिकारक हैं वो आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। जो क्रिया कर रहे हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है।
अब यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम एक बार और पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को मैंने पूरा खोल के पढ़ाया है, उसे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ एक मैं आपको इंट्रोडक्शन नॉलेज जो है वो दे देता हूँ, जिसमें बोला गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सिंबल और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम उसमें यूज होने वाले, उसमें उपयोग किए जाने वाले जो भी तत्व हैं उनके सिंबल के रूप में या फिर उनके जो सूत्र हैं उनके रूप में अगर हम दर्शा देंगे यौगिकों को, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए इसमें अभिकारकों को बाईं ओर, उत्पादों को दाईं ओर रखा जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो रखे जाएंगे वो अभिकारक रखे जाएंगे और राइट हैंड साइड पे जो रखे जाएंगे वो उत्पाद रखे जाएंगे। और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, LHS है। तो यहाँ हमारे क्या रखे गए, अभिकारक रखे गए। और ये हमारी RHS है, राइट हैंड साइड, यहाँ हमारे क्या रखे गए, उत्पाद रखे गए, ठीक है ना, ये हमारे उत्पाद रखे गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होंगे वो हमारे अभिकारक होंगे और राइट हैंड साइड पे जो होंगे वो हमारे उत्पाद होंगे। ओके, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ बोला है कि अगर आपको कहीं भी तीर दिखाई दे, जैसे ये तीर दिखाई दे रहा है, इस तरीके का तीर दिखाई दे रहा है, जैसे ये तीर है यहाँ, ये अगर तीर दिखाई देगा तो इसके पढ़ने का अर्थ होगा कि उत्पन्न करता है। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे ए और बी उत्पन्न करते हैं किसे, C और D को, ठीक है ना, A और B उत्पन्न करते हैं C और D को। तो ये तीर का निशान जो है उसका मतलब होता है कि ये उत्पन्न करने से मतलब होता है। अब यहाँ हम उदाहरण देख लेते हैं कि 2H2O मतलब हाइड्रोजन के जो दो अणु हैं वो आपके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, ठीक है ना, दो अणु पानी के बना रहे हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 2H2 + O2 उत्पन्न करते हैं 2H2O, ठीक है, पानी को उत्पन्न करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अगर देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में चर्चा जो है वो की गई है। एक बार मैं फिर से रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा, पूरा ब्रॉड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता रहा हूँ मैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं को भी मैंने क्या बोला कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो रासायनिक परिवर्तन हुए हैं उसके कारण ही रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होती है। अब देखिए यहाँ आपको क्या बोला गया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहली जो प्रकार बोला वो बोला संयोजन अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब एक पदार्थ तो ये है और दूसरा पदार्थ ये है, दोनों का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है और एक नया पदार्थ बनना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, दोनों पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ आपको बोला है कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो दो जो अभिकारक हैं, दो अभिकारक आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, दो अभिकारक आपस में जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद को बना रहे हैं। ये आप यहाँ देख सकते हो क्या कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद को बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। अपघटन अभिक्रिया में क्या बोला कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है या फिर टूट जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब टूट जाए कोई भी। तो यहाँ हम आपको देखने को मिल रहा है कि 2FeSO4 है, मतलब फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट जो है वो Fe2O3 और फेरस ऑक्साइड और SO2 और SO3 में जो है वो टूट गया है। मतलब एक जो आपका अभिकारक है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूट गया है, उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में बोला गया कि जब वो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक में विस्थापित कर देती है तो हम उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe मीन्स आयरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अगर हमने लोहे की कील डाल दी है, आयरन डाल दिया है, तो वह कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, FeSO4 + Cu, ठीक है ना। जो तांबे की परत है वो उसके ऊपर जमा हो जाती है ना, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 + Cu, ठीक है।
आयरन सल्फेट प्लस तांबा जो है वो आपको मिलेगा। तो ये कैसी अपक्रिया होगी, ये विस्थापन अपक्रिया होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या है कि जब दो यौगिक आपस में अपने अपने आयन विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं। मतलब आयन जो यौगिक हैं वो अपने आयनों को क्या करते हैं, आयनों को विनिमित करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे आपको यहाँ बोला है कि जब दो यौगिक आपस में अपने अपने आयन विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट का घोल है और BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड है। अब ये क्या करेगा, जो Na है वो इधर Cl के साथ जुड़ जाएगा और Ba जो है वो SO4 के साथ। तो ये क्या हो गया, आयनों का इंटरचेंज हो गया, मतलब एक्सचेंज कर लिया इन्होंने। तो ये क्या बन गया, BaSO4, जो सफेद अवच्छेद आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या बन गया, BaSO4। और ये जो आपका ग्रीन कलर का ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2NaCl। ठीक है ना। तो यहाँ आपका अभिक्रिया जो है वो दे रखी है क्या, Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का निशान BaSO4। अब यहाँ पे जो तीर का निशान जो दिखाया गया है वो अवच्छेद के लिए दिखाया गया है कि ये क्या है, ये अवच्छेद है। ठीक है ना, ये अवच्छेद है और प्लस 2NaCl। अब देखिए पांचवा जो प्रकार है अभिक्रियाओं का वो क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसे। और जिस अभिक्रिया में एक नया ऑक्सीजन प्राप्त होता है, एक पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है और दूसरा ऑक्सीजन को खोता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। मतलब एक पदार्थ तो ऑक्सीजन को प्राप्त करे उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण, और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन को खोए उसके साथ क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक। अब यहाँ देखिए ऑक्सीकरण किसके साथ होगा, तो ऑक्सीजन प्राप्त करना या हाइड्रोजन को खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है प्लस तो हो जाए क्या, ऑक्सीजन, और माइनस हो जाए क्या, हाइड्रोजन। ठीक है ना, प्लस हो जाए ऑक्सीजन और माइनस हो जाए हाइड्रोजन, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण। और अपचयन में अगर हम बात करें तो माइनस हो जाए क्या, ऑक्सीजन, और प्लस हो जाए क्या, हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपचयन। ठीक। तो यहाँ जैसे आपको बोला है कॉपर ऑक्साइड है CaO और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ आकर जुड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, कहाँ से निकल रहा है, तो Cu से ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है। Cu तो निकल गया, तो इसका मतलब ये, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया जो है वो भी एक प्रकार है ऊष्मा अपक्रियाओं के, जिसमें बोला गया है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिससे ऊष्मा निकलती है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ, आप देख सकते हो हिंदी में अगर देखें तो ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा का शोषण कर रही है, मतलब ऊष्मा चाहिए उसे, तो उसे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और जिससे ऊष्मा बाहर निकले उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे जिसमें ऊष्मा निकलती है, उदाहरण के लिए ईंधन का जलना, ईंधन अगर जलेगा तो उससे क्या मिल रहा है, हमें ऊष्मा मिलती है। तो ये क्या हो गया, CH4 प्लस O2 तीर का निशान। ठीक है, उत्पन्न करते हैं क्या, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, मतलब इसमें ऊष्मा जो है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर हम ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात करें तो इसे होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे पौधों के द्वारा भोजन का बनना, ठीक है ना, पौधों के द्वारा भोजन का बनना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके अंदर ऊष्मा की आवश्यकता होती है पौधों को, जिससे वो अपना भोजन बना सकें। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए रासायनिक अपक्रिया क्यों होती हैं। अब क्यों होती है रासायनिक अपक्रियाएं, तो देखिए पदार्थ अधिक स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करता है। कोई भी पदार्थ होगा वो स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि कोई भी अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया इसीलिए होती है क्योंकि प्रत्येक जो पदार्थ है वो अपनी स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, इसलिए भी अभिक्रियाएं होती हैं क्योंकि ऊर्जा में हमेशा पदार्थ की परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा है नए बंध बनते हैं और पुराने बंध टूटते हैं।
और इलेक्ट्रॉन का विनिमय या स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनों का मतलब इंटरचेंज होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए भी अभिक्रियाएं जो होती हैं। तो ये 4 कारण है अभिक्रियाओं के होने के, क्या कि पदार्थ अधिक स्थिर होने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन होता है, नए बंध बनते हैं और प्राण टूटते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय और स्थानांतरण होता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्व क्या है? जैसे एक खाना पकाने में इसका महत्व है, दूसरा दवाइयों के निर्माण में इसका महत्व है, तीसरा ईंधन का जलना और ऊर्जा का मिलना इसका महत्व है, उर्वरक और कीटनाशक बनाना, धातुओं का निष्कर्षण और पाचन शोषण आदि जीवन की जितनी प्रक्रियाएं हैं उन सभी में हमारे महत्व है रासायनिक अभिक्रियाओं का। ठीक। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जीवन जो है वो हमारा अस्थिर हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में भी जो जैव प्रक्रम हैं, जितने भी हमारे जैव प्रक्रम हैं, उन सभी में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से चल पाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है वो दिशा से भटक जाएगा और जीवन हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए यहाँ पे सावधानियाँ भी हैं कुछ, और सावधानियाँ क्या है कि अगर किसी भी आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, रसायन का सावधानी से जो है वो हमें उपयोग करना चाहिए। प्रयोग करते समय दस्ताने और चश्मा अवश्य पहनना चाहिए, धूम्रपान खानपान न करें और प्रयोगशाला को स्वच्छ रखें। ये केमिस्ट्री के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ और याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हर जगह होती है जो जीवन को चलाने और संसार को बदलने का काम करती है। जीवन को चलाने के लिए और संसार को परिवर्तित करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज होती हैं, ठीक है ना, गलती सड़ती हैं। वो गल और सड़ किस लिए रही हैं? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया ना हो तो वो गलेंगी सड़ेंगी नहीं, कचरा जो है वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा और एक दिन ये संसार जो है वो गंदगी का ढेर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया। अगली क्लास में हम फिर से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को थोड़ा ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे और आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन, वियोजन और जो अपघटन और जो आपका द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।